हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय माता जी की। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आखिर हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर एंशिएंट लव स्टोरीज की बात की जाए तो हीर, रांझा, लैला, मजनू जैसे नाम ही हमारी जुबान पे सबसे पहले आते हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते कि इतिहास के पन्नों में कहीं एक ऐसी लव स्टोरी भी दफन है जो हमें इंस्पायर करती है कि आखिर किसी से सच्चा प्यार करना क्या होता है। इस कहानी में एक महापराक्रमी राजा, एक बहुत ही महान राजकुमारी, एक विलन अपने बुरे इरादों के साथ में और एक खड़ूस पिता। तो ये लव स्टोरी है अखंड भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मुस्लिम इन्वेजन से पहले और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की। गाइज, ये वाले इमेज में आप देख सकते हैं राजकुमारी संयोगिता एक मूर्ति के गले में वरमाला पहना रही है। इसी से इंस्पायर होकर मैंने ये इमेज ड्रॉ किया है। मैंने इसको किस टाइप से ड्रॉ किया ये हमारी वीडियो में साथ साथ में चलता रहेगा और मैं स्टोरी भी सुनाता रहूंगा कि आखिर राजकुमारी संयोगिता ने एक मूर्ति के गले में वरमाला क्यों पहनाई। सो गाइज, ये स्टोरी है 12th सेंचुरी की। ये वो दौर था जब भारत के जो भी क्षत्रिय राजा थे वो सभी मुस्लिम इन्वेजन झेल रहे थे, मुस्लिम्स को इंडिया के ऊपर राज करने से रोक रहे थे। उस दौर में पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया गया। उन्हें पूरे भारतवर्ष की बागडोर सौंपी गई उनके नानाजी अनंग पाल सिंह तोमर के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राज सिंहासन और पूरे भारत की बागडोर इसलिए सौंपी गई क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा पराक्रमी और सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। अब बात करते हैं इस कहानी के मेन विलन की। वो था मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी अफगानिस्तान का राजा था। उसकी भारत के ऊपर बुरी नजर थी क्योंकि वो भारत को लूटना चाहता था, यहाँ पर राज करना चाहता था। इसलिए उसने अपने बुरे इरादों के साथ में भारत के ऊपर 16 बार आक्रमण किया, मतलब कि 16 बार यहाँ पर अटैक किया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हर बार उसको हराकर भगा दिया। हर बार वो माफी मांगता था कि मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा और फिर से वो भाग जाता था, वो फिर अटैक करता था। इसी में जो तराइन का फर्स्ट युद्ध है, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, वो भी शामिल है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो कीर्ति थी वो भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी इतनी फैल चुकी थी कि किसी भी दुष्ट आक्रमणकारी की भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। पृथ्वीराज चौहान की ये वीरता की कहानियां कन्नौज तक भी फैली हुई थी। वहीं की राजकुमारी थी संयोगिता, वहां के राजा जयचंद की बेटी। पृथ्वीराज चौहान की जो मेन राजधानी थी वो थी अजमेर, राजस्थान। वहीं पे एक पेंटर था जिसने पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत भव्य पोर्ट्रेट बनाया और उसके बाद में वो उस पोर्ट्रेट को लेके चलता फिरता कन्नौज तक पहुंच गया जहां की राजकुमारी संयोगिता थी। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का वो पोर्ट्रेट वहीं पर देखा और उस पेंटर से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछा। राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को पहले से ही जानती थी और आज पहली बार उन्हें देखने के बाद में वो उन्हें मनी मन चाहने लगी। उसके बाद में उस पेंटर से संयोगिता ने अपना एक पोर्ट्रेट बनवाया और वो जाके अजमेर पृथ्वीराज चौहान को दिखाने को कहा। पेंटर ने वैसा ही किया, राजकुमारी संयोगिता का एक पोर्ट्रेट बनाया और उसके बाद में अजमेर जाके पृथ्वीराज चौहान को वो पोर्ट्रेट दिखाया। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता को देखकर मनी मन उन्हें चाहने लगे और इस तरीके से इन दोनों की लव स्टोरी की ये स्टार्टिंग होती है। लेकिन यहां पर स्टार्ट होते ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी और जो जयचंद थे वो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे क्योंकि कुछ कारणों की वजह से दिल्ली का जो राज सिंहासन था वो जयचंद को ना मिलके पृथ्वीराज चौहान को मिला, जबकि उन दोनों की जो माएँ थी, जयचंद की माँ और पृथ्वीराज चौहान की माँ, दोनों चचेरी बहनें लगती थी। इसलिए राजकुमारी संयोगिता उनके दुश्मन की बेटी हो जाती है। वो जाके सीधे से उनका हाथ नहीं मांग सकते थे उनके पिता से क्योंकि उन्हें पता था कि जयचंद, राजा जयचंद जो थे वो कभी अपनी बेटे का हाथ पृथ्वीराज चौहान के हाथों में नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता का जो प्यार होता है वो एक दूसरे के लिए कम नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो राजा जयचंद होते हैं उन्हें अपनी बेटी के इस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट में होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत नफरत करते हैं। तो वो अपनी बेटी का स्वयंवर अरेंज करवाते हैं। उस स्वयंवर में वो जो भी उस रीजन के जो भी राजा, राजकुमार, महाराजा थे वो सभी को उसमें इनवाइट करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जानबूझ के इनवाइट नहीं करते। और पृथ्वीराज चौहान की और भी ज्यादा इंसल्ट करने के लिए और स्वयंवर वाले दिन उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी एक मूर्ति बनवाते हैं, उनका एक स्टैचू बनवाते हैं और उसे एज अ डोरमैन, एज अ गार्ड वहां का जो मेन गेट होता है वहां पर रखवा दिया जाता है। जब राजकुमारी संयोगिता को इन सब के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो पृथ्वीराज चौहान को लेटर लिखती है कि मैं एक राजपुतानी हूं, एक क्षत्राणी हूं, मैंने अगर आपको अपना पति मान लिया है तो मैं अब आपके अलावा और किसी के नहीं हो सकती। मुझे अपनी जान देना मंजूर है पर मैं अब किसी और की नहीं हो सकती, आपको स्वयंवर में आना ही होगा। तो रिवर्ट में पृथ्वीराज चौहान भी उनको लेटर लिखते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे स्वयंवर में जरूर आऊंगा, मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं और मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। गाइज, इसके बाद में आता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन। ये होता है स्वयंवर वाला दिन। यहां पर सभी राजकुमार, सभी राजा जो होते हैं वो संयोगिता से शादी करने के लिए मौजूद होते हैं और पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो भेष बदल के वहीं पर छुपकर घूम रहे होते हैं अपने सभी सैनिकों के साथ में। इसके बाद में होती है राजकुमारी
संयोगिता की एंट्री, वो अपने हाथों में वरमाला लेकर आती है और सभी राजकुमारों सभी राजाओं के साइड में से इस तरीके से गुजरती है जैसे वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो चलते हुए जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होती है वहां पर पहुंचती है और जो वरमाला होती है वो उस मूर्ति के गले में डालती है और एक तरीके से सभी के सामने ये ओपन चैलेंज होता है उनका कि वो पृथ्वीराज चौहान की है और पृथ्वीराज चौहान की ही रहेंगी। जब ये सब होता है तो वहां पर जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जो राजा जयचंद होते हैं उन्हें अपनी बेटी के इस काम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान सभी के सामने ओपनली आ जाते हैं और जो कन्नौज के राजा जयचंद होते हैं उन्हें ओपन चैलेंज करते हैं कि अब ये मेरी रानी बन चुकी है और इसे मैं अपने साथ में ले जाकर ही रहूंगा। मूर्ति के ऊपर जो वरमाला होती है उसे वो हटाकर अपने गले में पहन लेते हैं। इसके बाद में अजमेर और कन्नौज के जो सैनिक होते हैं सभी के बीच में भयानक युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इसी बीच जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से सुरक्षित अजमेर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता एक होते हैं। अब राजकुमारी संयोगिता अजमेर की राजलक्ष्मी और पूरे भारतवर्ष की रानी बन चुकी होती है। लेकिन गाइज आप वो गलती मत करना जो मैंने की थी, कन्नौज के राजा को मत भूलो। कन्नौज के राजा जो होते हैं इस चीज को अपनी बेटी का धोखा और बहुत ही बड़ा अपमान समझते हैं और पृथ्वीराज चौहान के और भी ज्यादा पक्के दुश्मन बन चुके होते हैं। वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो जाके गजनी के राजा मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेते हैं और उन्हें अपनी सेनाएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी जो कि ऑलरेडी 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हार चुका होता है, इस बार उसके पास में राजा जयचंद की भी सेना होती है तो भारत के ऊपर एक बार फिर से आक्रमण करता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है गाइस कि पृथ्वीराज चौहान की सेना का एक माइनस पॉइंट होता है। भारत के जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो हाथियों के ऊपर ज्यादा लड़ा करते थे, घोड़ों को कम प्रेफर किया करते थे। तराइन में युद्ध के दौरान बारिश हो जाती है और जो हाथी होते हैं उनके पैर फिसलने लगते हैं वहां पे, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना उनसे हार जाती है। जयचंद की सेना भी उनके अगेंस्ट में होती है तो वो हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी गजनी ले जाता है। उन्हीं पृथ्वीराज चौहान को जिन्होंने 16 बार उसे माफ करा होता है, लेकिन उसने एक मौका नहीं छोड़ा। उसे एक मौका मिला पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने का, वो उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले गया और उसके बाद में उसने पृथ्वीराज चौहान को टॉर्चर करना स्टार्ट किया। वो चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान उसके सामने अपनी आंखें झुकाए और इस्लाम धर्म स्वीकार करे, लेकिन इसके लिए पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। उन्होंने सबको सहना अच्छा समझा लेकिन अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें तक फुड़वा दी, लेकिन इतना सबको सहने के बाद में भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी। जब इन सभी चीजों के बारे में पृथ्वीराज चौहान के बचपन के फ्रेंड चंद बरदाई को पता चला तो उनसे रहा नहीं गया और वो वहां गजनी गए और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मोहम्मद गौरी का भरोसा जीत लिया और उन्हें इस चीज के लिए भी मना लिया कि वो पृथ्वीराज चौहान की कला देखे कि आंखों पे पट्टी बांधने के बावजूद भी वो सही सटीक निशाना लगा सकते हैं। यहां पर वही होता है जो चंद बरदाई चाहते हैं कि वो सारी चीजों का अरेंजमेंट करवा देता है क्योंकि वो देखना चाहता था ऐसा होते हुए। इसके बाद में यहीं की फेमस लाइन्स है, चंद बरदाई ये बताता है पृथ्वीराज चौहान को कि आखिर कितनी ऊंचाई के ऊपर जो सुल्तान है वो बैठा हुआ है। यहीं की वो लाइन्स है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत छू के चौहान। मतलब कि 4 बांस 24 गज और 8 उंगलियों के ऊपर की बराबरी के ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है। आप उस जमाने का मैथमेटिक्स देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान समझ जाते हैं। जैसे ही मोहम्मद गौरी आदेश देता है तीर चलाने का, वैसे ही मोहम्मद गौरी के गले में वो तीर मार देते हैं। वहीं पे मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। इसके बाद में चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को खंजर मारकर वहीं पे अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। जब रानी संयोगिता को अपने पति के इस बलिदान के बारे में पता चला तो उन्होंने जिंदा चिता के ऊपर बैठकर अपने प्यार के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं सती प्रथा को सपोर्ट या प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता हूं, यहां पर सिर्फ उस टाइम पे रानी के बलिदान के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद में अफगानिस्तान के सैनिकों ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया क्योंकि वो रानी संयोगिता को पाना चाहते थे, अपने राजा की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन यहां पर जो राजपूत क्षत्रिय थे वो पहले से ही अपनी मातृभूमि के लिए मरने को तैयार थे। इसके बाद राजपूत और अफगानों के बीच में घमासान युद्ध होता है और अजमेर की सभी राजपूतानियां सभी वीरांगनाएं रानी संयोगिता की तरह ही आत्मदाह करके अपने मान मर्यादा की रक्षा करती है। और इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।